नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चंपावत से विधायक हैं कैलाश गहतोड़ी, जिन्होंने हाल फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो इससे अब बिल्कुल तय है कि अब पुष्कर सिंह धामी चंपावत से ही यहां पर उपचुनाव लड़ने वाले हैं। तो इसी को लेकर हम चर्चा यहां पर करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं मंजीत नेगी जी। नेगी जी, यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पर इस्तीफा दे ही दिया है गहतोड़ी ने, और लगातार वो कहते भी रहे कि पुष्कर सिंह धामी को यहाँ से लड़ना चाहिए। तो कह सकते हैं कि अब जो सस्पेंस है ये अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और पुष्कर सिंह धामी अब यहीं से ही चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, आज और कल में मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी तरफ से इस बात की घोषणा भी करेंगे और चंपावत दौरा, कहा जा रहा है कि उनका चंपावत दौरा होगा इस बीच में, और उसके बाद वो इस बात की घोषणा करेंगे कि वो चंपावत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कल जिस तरह से जो कैलाश गहतोड़ी हैं उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा, और पूरे मंथन के बाद उनके साथ आपने देखा कि मदन कौशिक जो कि अध्यक्ष हैं संगठन के जो महामंत्री थे वो भी मौजूद थे। तो पूरी चर्चा के बाद, मंथन के बाद ये फैसला हुआ है। और आपको याद होगा कैलाश गहतोड़ी चुनाव जीतने के बाद उन कुछ विधायकों में से थे जिन्होंने खुद अपनी तरफ से ऑफर किया था कि वो मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी जब उनको बनाने की बात की थी, उनके लिए उनके चुनाव हारने के बाद उन्होंने ये बात कही थी। उसमें कई और विधायक भी शामिल थे, लेकिन काफी मंथन के बाद मुझे लगता है कि इस चंपावत सीट पर सहमति बनी है। हालांकि कुछ और सीटों की चर्चा थी, डीडी हार्ट की चर्चा थी, उसके अलावा हरचुला सीट है जहां से कांग्रेस के विधायक हैं उनकी भी चर्चा थी कि वो इस्तीफा देंगे और उस सीट से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। जी, और हमने अभी ये भी देखा कि 1 अप्रैल की करीब बात करें तो नवरात्र का जो पहला दिन था, हमने देखा कि चंपावत पुष्कर सिंह धामी वहां पर जाते हैं, पूजा अर्चना वहां पर करते हैं। इस बीच एक जनसभा को भी संबोधन वहां पर कैलाश गहतोड़ी करते हैं, और इस बीच कहीं ना कहीं उन्होंने जो अनाउंस किया कि चंपावत से पुष्कर सिंह धामी को लड़ना चाहिए, अपनी जो सीट ऑफर की। तो ऐसे में जिस तरह से हमने देखा कि क्या वो अनाउंस करना, पुष्कर सिंह धामी का वहां पर जाना, वहां पर देखा गया कि जनता ने भी कहीं ना कहीं समर्थन दिया। तो ये क्या जनता की नब्ज टटोलने के लिए था दौरा? बिल्कुल सरिता, काफी मंथन के बाद, जनता की नब्ज टटोलने के बाद, सारे गणित देखने के बाद, क्योंकि एक मुश्किल फैसला है ये पुष्कर सिंह धामी के लिए, क्योंकि 6 महीने के अंदर उन्होंने चुनाव जीतना है। जो विधानसभा इस वक्त चल रही है उसमें वो चुनाव हार चुके हैं। हारने के बावजूद पार्टी ने उन्हें मौका दिया, और खटीमा से हारने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई। 6 महीने के अंदर उन्हें चुनाव जीतना है, और इस वक्त क्योंकि अगर वो किसी ऐसी सीट से चुनाव लड़ते हैं जहां से उनके लिए फिर मुश्किल होगी, तो काफी सारे गणित देखकर जो कि चुनावी फैक्टर होते हैं, चाहे हम जातिगत गणित की बात करें, और अगर इस सीट की हम बात करें तो ये सीट चंपावत जिले की सीट है, और यहाँ पर पिछले 5 चुनाव को देखें तो 3 बार बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। हालांकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं हिमेश चंद्र खरकवाल, वो भी काफी मजबूत दावेदार माने जाते हैं, और जातिगत गणित भी यहाँ पर तो पुष्कर सिंह धामी ने देखा, और एक संदेश देने की कोशिश भी होगी सरकार की वो इस बार पहाड़ की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पहाड़ की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरा कहीं ना कहीं पहाड़ को कह सकते हैं कि एक तरफ से टारगेट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं सभी पूरे पहाड़ के विकास की भी इस वक्त जरूरत है, पहाड़ के लोगों को भी खुश करने की जरूरत है। दूसरा, हमने ये भी देखा कि चंपावत जो है खटीमा से लगी हुई है, यानी बहुत ज्यादा डिस्टेंस वहां पर नहीं है। और हम कैलाश गहतोड़ी को भी अभी हाल फिलहाल सुन रहे थे, परसों ही उन्होंने एक इंटरव्यू दिया हमारे सहयोगी को ही, कह रहे थे कि जिस तरह से 6 महीने के अंदर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 600 घोषणाएं कर दी थी, और एक युवा मुख्यमंत्री, अगर इन्हें दोबारा इस युवा को मौका दिया जाता है तो बहुत ही बेहतरीन ये काम करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो कैलाश गहतोड़ी हैं पर्सनली भी काफी ज्यादा इंप्रेस रहे हैं पुष्कर सिंह धामी के कामकाज को लेकर, जिस तरह से उन्होंने 6 महीने के कार्यकाल में काम किया है। तो ये कहीं ना कहीं सीट ऑफर करने का एक बहुत बड़ा रीजन यहां पर भी हो सकता है, हमें लग रहा है, क्योंकि और दूसरा जैसा हमने कहा कि बहुत ही दूर नहीं है, खटीमा भी वहां पर रहा है, तो कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी से ज्यादा वो कनेक्ट रहे, खटीमा का विकास भी उन्होंने देखा होगा। तो ये सारी भी चीजें कहीं ना कहीं कैलाश गहतोड़ी के लिए जो इस्तीफा जो दे रहे हैं यहाँ पर कैलाश गहतोड़ी धामी के लिए, तो एक वजह यहाँ पर हो सकती है ये। बिल्कुल, क्योंकि कैलाश गहतोड़ी ने पार्टी के फैसले से पहले ही खुद अपनी तरफ से इस सीट को ऑफर किया था, तो और वो लगातार पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में रहे भी हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से लगातार इस बात को सामने रखा कि पुष्कर सिंह धामी ने 6 महीने पहली बार मौका मिला था मुख्यमंत्री के तौर पर, 6 महीने के दौरान उन्होंने
चंपावत के आसपास की जो सीटें हैं, खटीमा की बात करें, टनकपुर की बात करें, बाकी जो सीटें हैं, और ये सीट भी उत्तराखंड 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद नई सीट बनी थी, बनवासा, टनकपुर और पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों को जोड़कर। तो ये 2000 में राज्य बनने के बाद बनी हुई सीट है। तो इस लिहाज से देखें तो काफी चीजों को उन्होंने देखा होगा। लेकिन जहां तक कैलाश चंद्र गहतोड़ी का सवाल है, वो लगातार पुष्कर सिंह धामी में समर्थन में रहे हैं। वो कुछ 2-3 उन विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने एक तरह से पुष्कर सिंह धामी को चुनाव हारने के बाद दोबारा मौका मिलना चाहिए, इस कैंपेन को आगे बढ़ाया। जब चुनावी नतीजे आए थे उसके बाद पुष्कर सिंह धामी खटीमा से हारने के बाद कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने खुलकर पार्टी के सामने इस बात को रखा था कि हम अपनी तरफ से इस्तीफा दे देंगे और धामी को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि 6 महीने का जो उनका कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और काफी ऐसे काम थे जिसको वो दोबारा आगे बढ़ाएंगे। और इसीलिए पार्टी आलाकमान ने भी काफी मंथन के बाद, हालांकि समय इसमें लिया गया, काफी दिन मंथन चला और उसके बाद ये फैसला हुआ कि पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मौका मिलना चाहिए। और इसीलिए अब उनके सामने ये चुनौती है कि क्या वो अब इस बार जो उपचुनाव में जब वो जाएंगे यहाँ से, तो क्या किस तरह से वो जीत दर्ज कर पाते हैं। इसीलिए अभी सरकार बनने के आपने देखा कि करीब 1-1.5 महीने के बाद, तमाम मंथन के बाद ये फैसला हुआ। परसों ही उन्होंने अपनी सरकार में जो अधिकारी होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होते हैं, उसको रिशफल किया। अपने नए सचिव उन्होंने बनाए। तमाम 20 से 22 IAS अधिकारी जो कि सरकार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मुख्य सचिव के अलावा, उसमें उन्होंने उन लोगों को मौका दिया। ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि उस टीम में उन तमाम लोगों को उन्होंने पुरस्कृत किया है जो पिछले 6 महीनों में जो उनके साथ जुड़े रहे। चाहे मीनाक्षी सुंदरम की बात करें, इस बार उन्होंने पहाड़ के किसी स्थानीय IAS के बजाय मीनाक्षी सुंदरम को अपने सचिव के तौर पर मौका दिया है। तो नई टीम के साथ उन्होंने फैसला किया है आगे बढ़ने का, और इसीलिए सीट भी उन्होंने सोच समझकर अपने लिए तय की है। बिल्कुल, यानी कि पुष्कर सिंह धामी भी खुद भी चाहते हैं कि चंपावत से वो चुनाव लड़ें। कैलाश गहतोड़ी ने भी ऑफर कर दिया था, और जब खटीमा से धामी हारे थे तो क्योंकि कैलाश गहतोड़ी कह रहे थे कि काफी झटका उनको लगा था कि एक मुख्यमंत्री जो कि इतनी सारी घोषणाएं 6 महीने के अंदर करता है, इतना काम करता है, वो कह रहे थे कि और ऐसे में अगर वो अपनी विधानसभा सीट हार जाता तो बहुत ही शॉकिंग था कि क्यों जनता ने आखिरकार उन्हें नहीं चुना है। तो ऐसे में अब एक बड़ी एक चुनौती भी रहेगी, नाक का सवाल भी रहेगा कि चंपावत की सीट जीतनी है। और जैसा कि जिस तरह से बीजेपी का दबदबा चंपावत की सीट पर रहा है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट यहां पर हो सकता है कि जीत के चांसेस जो हैं ज्यादा हो सकते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि पूरे समीकरण जो है देखने के बाद, समझने के बाद ये सीट जो है चुनी गई उनके लिए। सरिता, हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि पुष्कर सिंह धामी को जब दोबारा हारने के बावजूद मुख्यमंत्री का मौका दिया गया, उस दौरान पुष्कर सिंह धामी और उनकी टीम ने आलाकमान को इस बात के लिए कन्विंस किया, आलाकमान के सामने तथ्यों के साथ ये बात रखी कि खटीमा में वो हारे नहीं बल्कि उनको हराया गया। और इसको लेकर उन्होंने पूरे सबूतों के साथ, उनकी टीम ने जो पार्टी के प्रभारी थे प्रहलाद जोशी और BL संतोष जो संगठन महामंत्री हैं बीजेपी के, उन दोनों ही व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस बात के लिए कन्विंस करने के लिए कि एक हारे हुए व्यक्ति को मौका दिया जाए। क्योंकि हमने देखा कि हिमाचल में जिस व्यक्ति के नाम पर जब चुनाव लड़ा गया था, उनको मौका नहीं दिया गया, और पहला मौका था कि एक मुख्यमंत्री को विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो उसके पीछे पुष्कर सिंह धामी ने पूरी तैयारी के साथ, उनकी टीम ने आलाकमान को इस बात के लिए कन्विंस किया कि पार्टी के अंदर कुछ लोग थे जिन्होंने मिलकर उनको हराया। और इसीलिए आलाकमान को लगा कि नहीं, क्योंकि 6 महीने का जो कार्यकाल रहा और पार्टी जिस तरह से 47 सीटें पार्टी ने जीती कोरोना काल के दौरान, और जबकि पार्टी उम्मीद नहीं थी कि वो 30-32 सीटें पार्टी की आ पाएंगे, इन सारी चीजों को देखते हुए ये फैसला किया गया। लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मौका दिया गया, 47 विधायक उनके साथ हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए इस बार मुझे लगता है कि वो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। उनके सामने ये इस बात की गुंजाइश नहीं होगी कि बाद में वो इस बात को कहें कि उनके साथ फिर भीतरघात हुई। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जैसा आपने भी कहा कि निकलकर सामने आई थी कि वो हारे नहीं, उनको हराया गया था खटीमा के अंदर, और कहीं ना कहीं अब किस तरह से जीते हैं ये यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि क्या चंपावत से यहाँ पर जीते हैं। और कहीं ना कहीं जो केंद्र है वो भी नहीं चाहेगा कि उत्तराखंड के अंदर अब मुख्यमंत्री कोई बदले, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। तो एक कह सकते हैं जो स्थिरता
होती है वो थोड़ी खराब हो जाती है, तो केंद्र भी नहीं चाहेगा कि अब मुख्यमंत्री को बदला जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी रीजन यहाँ पर रहा कि वापस से धामी को जो मुख्यमंत्री यहाँ पर चुना गया। तो ये एक जो है हम देख रहे हैं कि बड़ी वजह एक दूसरी ये भी रही। खैर मंजीत जी, आप एक लास्ट में एक सवाल आपसे यही है कि कुल मिलाकर जो समीकरण है आपके हिसाब से अगर एक बात करें तो क्या आपकी ऑब्जर्वेशन कह रही है कि क्या चंपावत से आसानी से जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीत जाएंगे? मुझे लगता है बिल्कुल उनके लिए इस बार जो जीत होगी उतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त जिस बड़े समर्थन के साथ वो चुनाव जीते हैं और कांग्रेस को आपने देखा पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के अंदर जिस तरह का उठापटक चल रही है, कई विधायक छोड़ने को तैयार बैठे हुए हैं, कई चीजें सामने चल रही हैं, खासतौर से जो विधानसभा में नेता बनाए गए हैं, पार्टी अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो दोनों एक क्षेत्र से बनाए गए, उसको लेकर नाराजगी वहां पर चल रही है और कई विधायक खुलकर पार्टी में विरोध जता रहे हैं। इस लिहाज से विपक्ष, मुझे लगता है कि कांग्रेस वहां पर कमजोर है और जिसका फायदा पुष्कर सिंह धामी को भी मिलेगा। और अभी क्योंकि पार्टी के अंदर अब जो भीतरघात का डर बीजेपी के अंदर, तो वो भीतरघात भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बात अब ये पार्टी के उन नेताओं को मालूम है कि पुष्कर सिंह धामी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मुख्यमंत्री के तौर पर मौका दिया है। ऐसे में जो पार्टी के ऐसे नेता होंगे जो भीतरघात कर सकते हैं, उनके लिए भी संदेश साफ होगा। और नई टीम के साथ, नए जोश के साथ इस वक्त कह सकते हैं कि वो के सामने बहुत ज्यादा चुनौती देखने को नहीं मिलेगी। और कांग्रेस से एक सवाल यहाँ पर दिमाग में आता है कि बीच में जो खबरें आ रही थी वो ये कि बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो कहीं ना कहीं किसी कांग्रेस के विधायक को जो है कन्विंस कर सकते हैं इस्तीफा देने के लिए, या कोई कांग्रेस का विधायक इस्तीफा देगा क्योंकि बीजेपी नहीं चाहेगी कि एक सीट उनकी कम हो, एक सीट बढ़ाने पर ही जोर रहेगा। लेकिन आखिर में हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब बीजेपी के ही विधायक हैं जो कैलाश गहतोड़ी हैं, तो क्या आपको भी ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि कांग्रेस का विधायक इस्तीफा दे सकता है? मे बी इस बात की संभावना लगातार बनी हुई थी सरिता, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से वहां पर अभी जो नेताओं को मौका दिया, चाहे वहां पर जो विधानसभा विपक्ष के नेता के तौर पर आप देखें, पार्टी अध्यक्ष के तौर पर देखें, और उसको लेकर नाराजगी लगातार सामने आती रही है। और खासतौर से धारचूला के जो विधायक हैं धामी, वो मुखर होकर इस बात को, अपनी बात को सामने रख रहे थे। और बीजेपी ने जिस तरह से 47 सीट के बाद सरकार बनाई, पुष्कर सिंह धामी को मौका दिया और जिस जोश के साथ धामी काम कर रहे थे, उसके लिए उनके लिए मुश्किल नहीं था कि कोई किसी के कांग्रेस के विधायक को तोड़कर वो वहां से चुनाव लड़े। लेकिन बाकी जो समीकरण उन्होंने, मुझे लगता है उनकी टीम और उन्होंने देखे, उस लिहाज से उन्होंने एक सुरक्षित सीट, जहां पर उन्हें लगता है कि वो इस बार को किसी तरह का नुकसान न उठाना पड़े, इसीलिए काफी सोच समझकर इस सीट पर फैसला हुआ है। कैलाश गहतोड़ी की जो सीट है वहां पर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि मुझे लगता है कि बीजेपी या पुष्कर सिंह धामी कोशिश करते, और जिस तरह से कांग्रेस इस वक्त बिखरी हुई नजर आ रही है, उस लिहाज से मुश्किल नहीं होता उनके लिए पिथौरागढ़ से धामी की सीट को खाली कराना या किसी और सीट से कांग्रेस का कोई उम्मीदवार इस्तीफा दे दे। ठीक है, चलिए मंजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चंपावत सीट पर पूरी जानकारी देने के लिए, पूरा विश्लेषण यहाँ पर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा कि मंजीत जी ने आपको बताया कि किस तरह से जो समीकरण है वो कह रहे हैं कि चंपावत की जो सीट से उपचुनाव यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी अगर लड़ते हैं तो वो जो है यहाँ पर जीतने के पूरे चांसेस यहाँ पर हैं। तो अब देखना ये होगा कि चंपावत की जनता किस तरह से, क्या धामी को मौका यहाँ पर देती है या नहीं। लेकिन अगर पिछले आप चुनावों की बात करें, राज्य का गठन होने के बाद जो यहाँ पर 5 कह सकते हैं कि 3 बार यहाँ पर बीजेपी जीती है, और पिछले अगर 2 चुनावों की बात करें तो बीजेपी ही जीतती आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चांसेस ये बनते हैं कि जो है बीजेपी का ही कैंडिडेट यहां पर जीतेगा, क्योंकि बीजेपी का ही कैंडिडेट पिछली बार भी यहां पर यानी कि कैलाश गहतोड़ी जीते हैं। तो खैर क्या कुछ होता है, हमारी नजरें तमाम खबरों पर बनी रहेंगी, लेकिन और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।